कैसे हो? आज हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक फोर्सेस, राइट? कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। अब हम इस पर कंपैरिजन करेंगे, राइट? तो कैसे कंपेयर करते हैं? हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, वो कितनी होती है? मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, राइट? दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। ये चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस r। तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, राइट? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस कितनी होगी? सभी को पता है, कौन सा? कूलम लॉ, है ना? स्टेशनरी चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r is given by कितनी होगी? F is equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon r। This is equation 1। ये हमारे पास क्या है? That is the electrostatic force between two stationary charges। Similarly, magnetic force between two parallel current elements। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास दो करंट एलिमेंट्स हैं, दे आर सेपरेट बाय सर्टेन डिस्टेंस r। पहले इसको नोट कर लो, मैंने मिटा देना इसको। डन? क्लियर? हमारे पास F आ गई। उसके बाद नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन अब हमने मैग्नेटिक फोर्स निकाले हैं बिटवीन टू पैरेलल करंट एलिमेंट्स, कौन से? I1 dl1 and I2 dl2। So magnetic force between two parallel current elements I1 dl1 and I2 dl2 separated by a certain distance r। कितनी होगी? आपने मैग्नेटिक फोर्स देखनी है, तो मैग्नेटिक फोर्स आपने निकाली हुई है, वो किसके बराबर है? दैट इज Fm। बताओ किसके बराबर निकाली थी? अगर आपके पास दो करंट एलिमेंट है तो किसके बराबर आएगी? μ0/4 पाई। यहाँ पर क्या था? I1 I2। अब हम क्या करेंगे? I1 फिर I2, राइट? I1 I2 अपॉन r² dl1 dl2। दिस इज इक्वेशन 2। ये हमने निकाली हुई है, सारे आर्टिकल हमने किए हुए हैं, ठीक है? क्लियर? ये क्लियर हो गया आपके पास? ये हमारे पास कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इक्वेशन 1 आपको पता है, इक्वेशन 2 हमने निकाल ली है। बट करंट जो होता है आपको पता है I किसके बराबर होता है? Q/T। I किसके बराबर होता है? Q/T, राइट? तो ये हमारे पास I1 dl1 क्या है? करंट एलिमेंट है। ये क्या है? करंट एलिमेंट। सो दिस इम्प्लाइज I1 जो है वो किसके बराबर आएगा? I1 dl1 बाय T। लिख सकते हैं ना इसको? I1 dl1 किसके बराबर लिखेंगे? I1, ध्यान से देखो, I किसके बराबर है? Q/T। तो I1 यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? Q/T। जैसे लिख लो, I के बराबर I1 किसके बराबर होगा? Q1/T। I1 जो है किसके बराबर होगा? Q1/T, राइट? तो यहाँ पर I1 हम Q1/T कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, ध्यान से देखो, I1 dl1 ये किसके बराबर आ गया? Q1/T dl1। मतलब यहाँ पर I1 dl1 है, यू कैन राइट Q1/T dl1। सिमिलरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
नहीं दिखाई देता, पहले इतना नोट कर लो। डन। सिमिलरली अब आगे चलते हैं। I2 DL2 that is equal to Q2 by T DL, लिख सकते हैं। क्लियर है? अब I1 DL1 Q1 by T है DL1, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं that is equal to Q1 DL1 by T। ध्यान से देखो, DL1 by T, DL by T क्या होता है? अगर हम देखें DL क्या है, लेंथ एलिमेंट डिवाइडेड बाय T, ये V के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि ये V के बराबर है। DL by T किसके बराबर होता है? V के बराबर होता है। सो यू कैन राइट हियर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर दिखाई दे रहा है नहीं, यहाँ पर नीचे नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या करेंगे Q1 DL1 by T। सिमिलरली यहाँ पर ले लेता हूँ I1 DL1, ये किसके बराबर आ गया? Q1 DL1 by T, तो ये किसके बराबर आ गया? Q1, यहाँ पर क्या लिखेंगे? V1। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? V1 होगी, और इसमें हम क्या लिखेंगे? Q2 V2। समझ आ गया? क्योंकि DL by dt क्या होता है? वेलोसिटी होती है। तो हमारे पास क्या बन गया? I1 DL1 किसके बराबर आ गया? Q1 V1। I2 DL2 किसके बराबर बन गया? Q2 V2। Where V1 and V2 they are the drift velocity of electrons in two current elements। V1 and V2 drift velocities क्या है? ये drift velocities हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, in two current elements of electrons in two current elements, जो हमने करंट एलिमेंट्स दिए वो उसमें वेलोसिटीज। राइट, नोट कर लिया सभी ने? चलें अब आगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन ये है Fm वाली, वो क्या बन गई? इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पर I1 DL1 है, I1 DL1 की जगह हम क्या पुट करेंगे? Q1 V1। I2 DL2 की जगह क्या पुट करेंगे? Q2 V2। सारा नोट कर लिया आपने? मिटा दूंगा अब ये नीचे वाला। चलो अब फिर हम इस इक्वेशन के ऊपर आ रहे हैं, इक्वेशन 2 के ऊपर। अब इक्वेशन 2 क्या बोल रही है? Fm that is equal to μ0 अपॉन 4 पाई I1 DL1, इसकी जगह क्या लिखेंगे? Q1 V1। I2 DL2 Q2 V2 अपॉन R। राइट, तो हमारे पास Fm किसके बराबर आ गया? Fm किसके बराबर आ गया बेटा? दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। Fm मतलब मैग्नेटिक फोर्स, ये बन गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर V1। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। राइट, तो इसको हम इक्वेशन कौन सी मान रहे हैं? इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 आपके पास है। राइट, डिवाइड इक्वेशन 3 या डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने सारा? ओके। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? Fe बाय Fn, ये करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R डिवाइडेड बाय μ0 अपॉन 4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर V1 V। ये और ये कैंसिल हो गया कैंसिल? और कुछ कैंसिल हो रहा है? देख लो क्या कैंसिल हो रहा है? 4 पाई कैंसिल हो रहा है, बचा क्या? Fe ओवर Fm दैट इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ये बच गया μ0 एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा हमारे पास नीचे? दैट इज V1। ऐसे ही बचा, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास यही आएगा। क्लियर है? नाउ आपने +1 में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो C है
ये होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन। अगर नहीं पता तो भी देखो, दिस इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ये क्या है, क्या है एप्सिलॉन नॉट, क्या है? एक तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है μ0, परमिएबिलिटी जिसको बोलते हैं, पढ़ा हुआ है ना, राइट। और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, μ0 भी पता है, एक परमिटिविटी है, एक परमिएबिलिटी है, राइट। दिस इज परमिएबिलिटी, दिस इज परमिटिविटी। तो c जो होता है डेट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसमें और इनमें क्या रिलेशन होता है? c जो है डेट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज c स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया? 1/μ0 एप्सिलॉन। मतलब 1/μ0 एप्सिलॉन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? c स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दो, क्या आ गया आपके पास? नाउ Fe by Fm that is equal to c square upon v1, राइट। पता चला। अब आपको पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है? जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है v1 या v2 दैट इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ये कब आएगा? c आपको पता है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक, मीटर 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही होती है। देखो, मुझे नहीं पता वेलोसिटी ऑफ लाइट इतनी होती है, बोलो इतनी है 3⁸ तो अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। देखो क्या बनता है हमारे पास, Fe by Fm that is equal to 3 × 10⁸ इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 v2 10⁻⁵ का स्क्वायर। करो इसको सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये देखो -5 है, ये 10 हो गया, ऊपर जाकर 10 हो जाएगा, 10 + 8 18 और 18 16 + 18 ये बना आपका अप्रॉक्सीमेटली 10⁻27 में ये रूप बना 10⁻27। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू 10⁻27। तो बड़ी कौन सी हुई? सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच लार्जर देन मैग्नेटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच लार्जर देन मैग्नेटिक। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज मच लार्जर देन द मैग्नेटिक फोर्स। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारे पास दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप को हम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव, मतलब करंट लूप जो है वो एज अ मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बिहेव करती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये नोट कर लिया सभी ने? ओके, वेरी गुड। इसको भी आपने ध्यान से करना है। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज, दिखाई दे रहा है, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये हमने करना। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बिहेव करती है ये हमने देखना है, राइट। किया हुआ होगा आपने कि करंट लूप एज अ, वैसे मैंने बताया भी था आपको, क्या पता 10th वालों को बताया, किसी को भी बताया। चलो, सो हमारे पास सपोज करो एक सर्कुलर लूप है, मान लो ये सर्कुलर लूप है, राइट। ये हमारे पास क्या है, दैट इज द सर्कुलर लूप। दो बना देता, सेम यही सर्कुलर लूप। जब आप इस सर्कुलर लूप को ध्यान से देखना, सेम है ये। अब सेम कैसे बनाऊं, इतनी है बना दीजिए, ये करंट लूप, राइट। तो इसमें अगर आपका करंट लूप में इस तरफ को जा रहा है ऐसे, ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें जा रहा है क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देखना,
कि इस लूप में हमारे पास जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इस लूप में करंट क्या है, क्लॉकवाइज है। तो सेम ही लूप है। अगर आपके पास ये लूप है, आप इस तरफ से देख रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इसी लूप को आप दूसरी तरफ से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज लगेगा। देखना ध्यान से, राइट। तो हमारे पास क्या है कि जब करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर लूप में तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ध्यान से सुनना, व्हेन करंट फ्लोज इन अ सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड द करंट लूप एंड द सर्कुलर करंट लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्यों? बिकॉज वन फेस ऑफ द लूप बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड द अदर फेस बिहेव एज अ साउथ पोल and the polarity of the face of the circular loop that is determined by the clock loop। मैं आपको क्या बता रहा हूं यहां पर, क्लॉक लूप। कौन सा लूप? क्लॉक। ये क्या बोला है कि हमारे पास जो पोलैरिटी है, मैंने क्या बोला कि हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग लूप है उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। जब मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो इसका मतलब वहां पर नॉर्थ पोल भी होगा, वहां पर साउथ पोल भी होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर नॉर्थ पोल है, कहाँ पर साउथ पोल है? तो आपने करंट की डायरेक्शन देखनी है। जिस तरफ करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, अब ध्यान से सुनना, ये करंट किस तरफ को है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। आपने जिस तरफ को करंट है उस तरफ को ऐसे कर दिया। इधर क्या है, करंट नीचे की तरफ, इसको तो जिस तरफ करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है वहां पर आपके पास क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। ये एन बना दिया, क्या बनेगा वहां पर, नॉर्थ पोल। यहां पर देखो करंट किस तरफ को जा रहा है, किस तरफ को, इधर करंट किस तरफ को जा रहा है, इस तरफ। तो ये क्या बनेगा, दैट इज साउथ पोल। क्या बन गया, साउथ पोल। नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने यहां पर ये एन बनाओ, ये एस बना दिया, ठीक है। ये देखो करंट इस तरफ को जा रहा है, इसका करंट इस तरफ को, नॉर्थ पोल। इसमें करंट किस तरफ को जा रहा है, ये देखो, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ऐसे जा रहा है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, साउथ पोल। समझ आ गई, क्लियर है। तो जिस तरफ को करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है उस तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। जिस तरफ क्लॉकवाइज है उस तरफ क्या होगा, साउथ पोल होगा। इज दैट क्लियर? पता चल गया। मतलब अगर आपके पास कोई कॉइल है उसमें करंट पास हो रहा है तो अपर फेस ऑफ द कॉइल, जो अपर फेस ऑफ द कॉइल होगा अगर उसमें करंट क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल होगा। लोअर फेस अगर आपके पास है उसमें करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, वो नॉर्थ पोल होगा। आपने सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। समझ आ गई, क्लियर है। तो ये है हमारे पास करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। चलें आगे। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द करंट लूप। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक, ये छोटा टॉपिक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप। ये भी हम कर लेते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एम, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्या फाइंड करना है हमने, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसको एम के साथ हम करते हैं, ऑफ द लूप। ये हमने फाइंड करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द लूप, राइट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द लूप आपने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले देखो कि जो टॉर्क होता है ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क on the current carrying loop placed an uniform magnetic field, placed in यूनिफॉर्म magnetic। कितना होगा टॉर्क, आपने निकाला हुआ आपने टॉर्क कितना था, आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा। जो टॉर्क है वो किसके बराबर है, आई ए बी से। वेयर आई इज द करंट फ्लोइंग द लूप, ए इज द एरिया, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द लूप। ये हमने किया हुआ है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल
एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, राइट। सो जो प्रोडक्ट आई ए है, ये प्रोडक्ट आई ए, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सो एम दैट इज इक्वल टू आई इंटू टॉर्क, क्या बन गया, एम बी साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो किसका प्रोडक्ट है, वो आपको पता चल गया। अगर मान लो सपोज करो आपसे कोई पूछ ले मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट क्या होगा इसका, एम्पियर, करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर मान लो आपके पास नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो आप क्या करोगे, एन करोगे। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, तो एम से आप होगा एन आई ए के का। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आपने ध्यान से करना है, पेपर में आ जाता है ये। इसको बोलते हैं एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको, एटम एज अ मैग्नेटिक। सो मैग्नेटिक, अब हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, राइट। इसको बोलते क्या हैं, एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। आर्टिकल है ये, एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब आपने ध्यान से सुनना और लिखना भी है कि एटम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन, मैंने वन सच एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस है हमारे पास। ठीक है, ये एटम है। एटम जो है उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो करंट क्या होगा, इस तरफ को होगा, क्योंकि करंट और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। ये तो आपको पता है, तो ध्यान से सुनना इसको। ये मत बोला कि सर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ध्यान से सुन लेना जो मैं बोल रहा हूँ। सो द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज अ टाइनी करंट लूप। तो इसका मतलब ये क्या होगा, जो ऑर्बिट है उसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ऑर्बिट इज कंसिडर्ड एज टाइनी करंट लूप। टाइनी का मतलब पता है, छोटा सा करंट लूप। ठीक है, साइज़ बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस का, और एटम जो है वो उसका भी साइज़ जो है वो छोटा होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो करंट क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्लियर है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन एंटी क्लॉकवाइज इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ करंट इन द ऑर्बिट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो इसका मतलब जो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज कंसिडर्ड एज टाइनी करंट लूप। हमने उसको टाइनी करंट लूप कंसिडर कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो जा रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, राइट। और ये हमारे पास करंट है, इस तरफ को करंट है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ को मूव कर रहा है, करंट के अपोजिट ही मूव करेगा, राइट। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। उसकी वेलोसिटी जो है v, दिस इज द वेलोसिटी v। अब एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इसका,
द एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, राइट, वो किस तरफ को लग रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो इसकी टेंजेंशियल होगी। वेलोसिटी क्या होगी? टेंजेंशियल होगी। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इफ द इलेक्ट्रॉन, ये नोट कर लिया आपने, चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये सारी बातें आपने लिख दी हैं जो मैं बोल रहा हूँ। इफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, if the electron revolves in the anti-clockwise direction, if the electron revolves in the anti-clockwise direction, then the angular momentum vector, then the angular मोमेंटम वेक्टर, जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है एल, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो क्या करेगा? दैट एक्ट्स अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, एक्ट्स नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, राइट। और किस तरफ को लगेगा? एंड एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने वो डेंगल रखनी है नीचे, उसमें से करंट आपने फ्लो किया, करंट क्या जा रहा है उसमें, करंट जा रहा है आपका क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। तो आपने देखना है जो एंगुलर मोमेंटम है, ये सेंटर से मैं एक लाइन खींच रहा हूँ ऊपर की तरफ, वो किस तरफ होगा? एंगुलर मोमेंटम इस तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सपोज करो इसका रेडियस कितना है, इलेक्ट्रॉन जिस रेडियस में घूम रहा है आर रेडियस में घूम रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा, राइट, वो किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। क्लियर? और मैग्नीट्यूड ऑफ एल, मैग्नीट्यूड ऑफ एल, एल का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आपको पता है कि एम वी आर, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं नीचे लिख दिया ई, वी इज द वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस इन विच इट इज मूविंग। यहाँ से आप वी आर की वैल्यू निकाल, वी आर किस बराबर है? एल का मैग्नीट्यूड है, तो वी आर बन गया एल अपॉन एम ई। ठीक है, वी आर आपके पास आ गया, जो वी आर है वो आपके पास आ गया एल अपॉन एम ई। क्लियर? चलें आगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है? वेलोसिटी, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब जो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये नोट कर लिया आपने। नाउ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास ऑर्बिटल मोशन है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो ऑर्बिट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, राइट। किसका? ऑर्बिटल मोशन जो है इलेक्ट्रॉन का वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दैट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इन क्लॉकवाइज इज इक्वल टू फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारे पास जो मतलब है तो उसके बराबर ही होगा ना, जितना करंट है, जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने ही होल दूर तक को जाएंगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा। तो करंट क्या होता है? चार्ज पर टाइम। इलेक्ट्रॉन मीन्स ई बाई टी, वेयर ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? दैट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन।
और टी क्या है, व्हाट इज टी हियर, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल मोशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल मोशन, ये टाइम पीरियड है ऑर्बिटल। तो आई हमारे पास ये अपॉन टी है, वी आर हमने निकाल लिया, राइट, क्लियर। तो टी होगा किसके बराबर, अगर टी टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल मोशन है तो टी किसके बराबर होगा बताओ, टी, यहाँ ये कितना सर्कल है, दैट इज 2 पाई आर, वेलोसिटी कितनी होती, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। टी की वैल्यू निकल गई, राइट, आपके पास वी आर की वैल्यू है, सभी की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना। नाउ आई क्या है, ई अपॉन टी, ये तो हमें पता है ना, तो आई क्या है, दैट इज ई अपॉन टी। मैंने क्या कर दिया, मैंने टी की वैल्यू बुक कर दी, टी की वैल्यू कितनी है 2 पाई आर और ऊपर चल गया वी, राइट। तो ई वी अपॉन 2 पाई आर आ गया हमारे पास करंट। अब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप क्या निकालेंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट लूप, ये नोट कर लिया आपने, मिटा दो इसको, ओके। नाउ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट लूप ये निकालो, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट लूप, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट लूप, इसको हम ऐसे नोट करते हैं म्यू एल, ये किसके बराबर होगी, ये होती है हमारे पास आई इंटू ए, आई कितना है आपके पास, ई वी अपॉन 2 पाई आर, यही है। एरिया कितना है इसका, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, मुझे आंसर बताओ कितना है, ई वी आर अपॉन 2 आ गया, ई वी आर, ये पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, आर के साथ ये कैंसिल हो गया, यू विल गेट ई वी आर अपॉन 2, दिस इज म्यू एल। सो ई वी आर अपॉन 2 हमारे पास क्या बन गया, म्यू एल बन गया, राइट, बट वी आर किसके बराबर है, एल अपॉन एम ई, ये वी आर किसके बराबर है, एल अपॉन एम ई, म्यू एल मैग्नीट्यूड जो है E अपॉन 2 दिया, राइट, इतनी बात क्लियर होगी। तो म्यू एल का किसके बराबर आ गया हमारे पास, ई एल अपॉन 2 एम ई। वैक्टर नोटेशन में हम इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं E अपॉन 2 एम ई और इधर लिखते हैं एल। तो जब आप वैक्टर नोटेशन में रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, अब माइनस साइन क्यों आया ये भी आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पर वेक्टर एल, यहाँ पर जो माइनस साइन लिखा मैंने, जब मैंने वेक्टर लगा दिया, क्योंकि जो हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव साइन जो है दैट शोज दैट की जो डायरेक्शन है म्यू एल एंड एल की, दैट आर अपोजिट टू ईच अदर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो म्यू एल है वो इस तरफ होगी, म्यू एल, जो म्यू एल है वो किस तरफ होगी, नीचे की तरफ, ये म्यू एल, म्यू एल नीचे की तरफ होगा, एल ऊपर की तरफ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दैट इज कंसिडर्ड, इफ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज कंसिडर्ड, देन माइनस साइन विल डिसअपीयर एंड द डायरेक्शन ऑफ म्यू एल एंड एल विल बी द सेम। समझ आ गई। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जगह हम होल को लेके चलते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेते हैं, तो म्यू एल और एल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, पता चल गया। अब म्यू एल अपॉन एल ये समझ आ गई, माइनस साइन क्यों आया पता चल गया कि म्यू एल और एल जो है, एल क्या है एंगुलर मोमेंटम, म्यू एल क्या है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना है, राइट, क्लियर। चलें आगे। अब इसके बाद आ गया, इसमें कंफ्यूजन कोई भी होगी ना तो बार बार देखना, उसको बार बार देखना, आपको कंफ्यूजन आएगी कि उसमें भी हमने m इज इक्वल टू आई इंटू ए लिया, इसमें एम तो वही है, एम क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट ही है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट।
तो हमने इसको म्यू एल के से डिनोट कर दिया। क्या किया हमने इसको म्यू एल से डिनोट कर दिया। कोई प्रॉब्लम तो समझ आई? क्लियर है? अब आपके पास था म्यू एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2m e इंटू एल, यही था मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अब म्यू एल अपॉन एल किसके बराबर आ गया? म्यू एल ओवर एल दैट इज इक्वल टू ई अपॉन 2m e। सारा कुछ पता है आपको। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31। ऐसे ही होता है कुछ किलोग्राम, यही होता है ना 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। जब आप सभी को सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 8.8 इंटू 8.8 इंटू ये आ गया 16, 13 वन ऊपर चला गया, ये बन गया आपके पास 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम, ये आएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है कूलम है, इसका क्या है किलोग्राम। हमारे पास म्यू नॉट अपॉन एल ये आ गया 8.8 × 10 कूलम पर किलोग्राम। सो इसको हम बोलते हैं जाइरोमैग्नेटिक कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। ये कांस्टेंट जो है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, इसको बोलते हैं जाइरोमैग्नेटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? GY। कोई इसको गायरो बोलता है, आप जो बोलना बोलते जाओ। जाइरोमैग्नेटिक कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको? जाइरोमैग्नेटिक कांस्टेंट। ठीक, क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन लॉ, ये नोट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन लॉ, ये भी आपने किया हुआ है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बोहर क्वांटाइजेशन लॉ। अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन लॉ, बोहर्स क्वांटाइजेशन लॉ ये क्या बोलता है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन बाय, किया हुआ है, गिवन बाय L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 वेयर n इज इक्वल टू कितना होता है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऐसा ही होता है, केमिस्ट्री कम आती है लेकिन मुझे थोड़ा बहुत तो पता है, राइट? n क्या है? 0 नहीं होता, सॉरी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और h क्या है यहाँ पर? दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है ये? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो L किसके बराबर है? NH अपॉन 2 हमने क्या निकाला हुआ है? हमने क्या निकाला हुआ है? हमने म्यू एल अपॉन एल किसके बराबर निकाला? E अपॉन 2m E, यही निकाला है ना। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर L की वैल्यू पुट कर देंगे। तो म्यू एल हमारे पास कितना है? ये देखो म्यू एल दैट इज इक्वल टू कितना निकाला था आपने? जो म्यू एल आपने निकाला वो किसके बराबर निकाला? E अपॉन 2m E इंटू एल निकाला था, एल की हम ये पुट कर देंगे NH अपॉन 2 ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, तुम्हारे पास क्या बन गया? E बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? NH ओवर 4πm E। सो म्यू एल किसके बराबर आ गया? E इंटू NH अपॉन 4πm E। अब बेटा इसमें हमने क्या देखना है कि अगर n 1 है, इफ n इज इक्वल टू 1, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? इफ n इज इक्वल टू 1, ध्यान से सुनना, अगर n 1 है तो आपके पास जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो मिनिमम होगी। इफ n इज इक्वल टू 1 देन म्यू क्या होगी हमारे पास? मिनिमम होगी। अगर म्यू मिनिमम है, राइट, क्लियर? तो म्यू अगर मिनिमम है तो वो किसके बराबर हो जाएगी? म्यू मिनिमम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। आपने n को 1 पुट किया, दैट इज इक्वल टू EH अपॉन 2m E इंटू 5, राइट? क्लियर? समझ लगी? तो हमारे पास इसको बोलते हैं नेचुरल बोहर मैग्नेट्रॉन, EH अपॉन 4πm। इसको क्या बोलते हैं?
EH अपॉन 4, यहाँ पर 4 आना है, 4 पाई m, क्योंकि 2 × 2 ये 4 पाई आ गया, n को हमने 1 पुट कर दिया तो बन गया EH अपॉन 4 पाई m। दिस इज नोन एज बोहर्स मैग्नेट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? बोहर्स मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है? दैट इज द मिनिमम, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। दैट इज द नेचुरल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है? नेचुरल यूनिट। क्या है ये? नेचुरल यूनिट। किसका? किसका है नेचुरल यूनिट? ये नेचुरल यूनिट किसका है? दैट इज द नेचुरल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इज दैट क्लियर? पता चल गया? बोहर मैग्नेट्रॉन पता चल गया कि वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जब हमारे पास मिनिमम हो जाती है n = 1 के ऊपर, जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको बोलते हैं बोहर्स मैग्नेट्रॉन। क्लियर? समझ आई? अब बोहर मैग्नेट्रॉन को कैसे डिफाइन करते हैं? बोहर मैग्नेट्रॉन को हमने डिफाइन करना है। सो बोहर मैग्नेट्रॉन को जब आपने डिफाइन करना है तो सिंपल सी इसमें डेफिनेशन है, राइट डाउन। इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as the orbital magnetic moment, orbital magnetic moment, it can be defined as the orbital magnetic moment of an electron, of an electron circulating, orbital magnetic moment of an electron circulating in the innermost orbit of the atom, in the innermost orbit of an atom। इसको हम क्या बोलते हैं? बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? बोहर मैग्नेट्रॉन। इज दैट क्लियर? राइट। इसकी वैल्यू हम इसको म्यू भी लिखते हैं। म्यू भी किसके बराबर आ गई? EH, क्योंकि n तो हमारा क्या हो गया? 1 हो गया, मिनिमम हो गया, तो EH अपॉन 4 पाई m। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19, और H दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पता है 6.67 × 10⁻34 divided by 4 into pi 3.14 into mass 9.1 and 10⁻31। सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो म्यू बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.27 into 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। राइट? क्लियर है? तो इसको नोट कर लेना। सो बोहर मैग्नेट्रॉन जो है दैट इज़ द फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ द नेचर। ठीक है? क्लियर है? पता चल गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ओके देन, गुड बाय बेटा।